कोई कितना भी ताना मारे आप शांत रहा कीजिए क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 मई के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पे हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए और सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि है 29 अप्रैल। और दूसरा था कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, ये किस बीमारी से पीड़ित हैं। तो देखिए ये जो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस बीमारी के बारे में मैंने आपको परसों की वीडियो डिटेल बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए तीसरा था कि किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। तो देखिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना को आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन से अल्जाइमर अवरोधक दवा विकसित किया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है JNCASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। और पांचवा था कि हाल ही में किसकी मेजबानी में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र आयोजित हुआ। तो देखिए ये जो है जर्मनी की मेजबानी में आयोजित हुआ था। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धारावाहिक जो है ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। तो देखिए ये धारावाहिक आपका रामायण है जिसका निर्देशन किया था रामानंद सागर जी ने। और देखिए अभी हाल ही में एक डाटा पब्लिश हुआ है। देखिए 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम रामायण को जो है कुल 7.7 करोड़ दर्शकों ने जो है एक साथ देखा। और इसी के साथ जो है एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए इससे पहले इसने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था 2003 में। देखिए इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था उसी समय। तो एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ये जो है वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो है कार्यक्रम बन गया है कौन, रामायण। और ये कौन सी रामायण है, देखिए नई वाली नहीं है, ये रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका निक्केई एशिया पुरस्कार है ये दिया गया है प्रोफेसर टी प्रदीप को। और जो आपके प्रोफेसर टी प्रदीप हैं इनका पूरा नाम है थलप्पील प्रदीप, और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं वर्तमान में। और इनको ये पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की श्रेणी में दिया गया है। और इनको ये पुरस्कार दिया गया है नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए। देखिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे 3 पैसे में जो है 1 लीटर पानी जो है उसको प्योर किया जा सकता है। तो 3 पैसे में 1 लीटर पानी प्योर हो रहा है, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। और देखिए जो आपका ये निक्केई एशिया पुरस्कार है ये टोटल 3 श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहले श्रेणी की हमने बात कर ली है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, और इस श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रोफेसर टी प्रदीप को। देखिए जो आपका इसका जो दूसरा श्रेणी का पुरस्कार है निक्केई एशिया का, ये है संस्कृति और समुदाय श्रेणी का। और ये पुरस्कार जो है नेपाल के राम प्रसाद कदिल को दिया गया है। और जो आपका निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 है तो इसमें जो है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार श्रेणी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है एंथनी टैन जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं, और टैन होइलिंग जो कि मलेशिया से ही बिलोंग करते हैं, इन दोनों को। और इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। निक्केई एशिया पुरस्कार क्या है। देखिए जो आपका निक्केई एशिया पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया क्षेत्र के सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में जो है अपना योगदान दिया है। और देखिए ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, मैंने आपको बताया अभी हाल ही में। देखिए ये 3 श्रेणी कौन से नोट कर लीजिएगा। पहला श्रेणी है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और तीसरा है संस्कृति और समुदाय, ठीक है। तो इन तीनों श्रेणियों में निक्केई एशिया पुरस्कार वितरित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो देखिए जो आपकी ये विकास अभय ऋण योजना है इसको कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अभी हाल ही में शुरू किया है।
और जो आपका ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, तो देखिए इसने जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए इस विकास अभय नामक योजना को शुरू किया है। और ये योजना जो है ये कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गई हैं। और इस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। बाकी इसके बारे में जो अपडेट है याद रखिएगा कि इस कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा और बिल्कुल ऐसे हुबहू, ठीक है। और देखिए कर्नाटका राज्य की बात कर लेते हैं जहाँ की बात हो रही है, जहाँ पे ये बैंक स्थित है। देखिए कर्नाटका जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है और यहाँ की पॉपुलेशन है 6.41 करोड़। और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है वजू भाई वाला। और लोकेशन देख लीजिए, देखिए आपका इंडिया का मैप सामने आपके दिख रहा है और ये रहा आपका कर्नाटका, ठीक है। देखिए कर्नाटका जो है ये अपनी भौगोलिक सीमाएं बनाता है गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरला के साथ। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए ये हर साल मनाया जाता है 1 मई को। और देखिए इस दिवस के बारे में खास बात है कि इसको जो है मई दिवस के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को हम जो है मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर डे और इसको मजदूर दिवस भी कहा जाता है। तो 4 नाम इसके हैं कि दिवस के। और देखिए जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो इसको सबसे पहले कब मनाया गया था, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा सारे फैक्ट को। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने जो है काम करने का जो समय है ये 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए जो है हड़ताल की थी। और भारत में ये पहली बार कब मनाया गया था। देखिए भारत में जो पहला मजदूर दिवस है ये 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जो है मनाया गया था। ये लास्ट वाली लाइन जो इसको नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में सभी में पूछा गया कि भारत में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये कब मनाया गया था, ठीक है। तो 1 मई 1923 को मनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा, कहाँ पे, मद्रास में। ये इतिहास का भी प्रश्न है और ये करेंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन जितने बताता हूँ, तो अगर मैं आपको 11 करेंट अफेयर बताता हूँ तो उससे जुड़े जो फैक्ट होते हैं उससे कुल मिला के लगभग आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चन जो है डेली तैयार होते हैं। तो ध्यान से सारे फैक्ट को नोट किया कीजिए क्योंकि ये सारे फैक्ट पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही बताया जाता है, यहाँ पे फालतू चीज़ें आपको जो है याद करना भी नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो देखिए ये देश आपका जर्मनी है। और आपको बता दूं जो जर्मनी की सरकार है इसने हिजबुल्लाह की जो गतिविधियां हैं कहा कि ये जो है आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। और देखिए इसके पहले अमेरिका और इजराइल ने जो है ईरान द्वारा समर्थित इस हिजबुल्लाह नामक समूह पर जो है प्रतिबंध लगाने की जो है इस पर जो है इस पर प्रेशर भी डाला था, मांग भी की थी। तो इसीलिए जो है जर्मनी ने हिजबुल्लाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है और इसको जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और देखिए हिजबुल्लाह के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2016 के यूपीएससी में पूछा गया था इसके बारे में, तो बता देता हूँ आपको। देखिए जो आपका हिजबुल्लाह है ये लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। और जो आपका हिजबुल्लाह है ये लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। और देखिए 2016 के आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका हिजबुल्लाह है ये किस देश का आतंकी संगठन है। तो देखिए ये जो है लेबनान का एक आतंकी संगठन है जो कि ईरान के द्वारा समर्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर शिया और सुन्नी की लड़ाई जोरों पर चलती है, उसमें से एक आपका ईरान भी है और लेबनान भी है। और शिया और सुन्नी जो है ये पता नहीं क्यों आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता है। बाकी अगर मैं कभी आगे स्टडी करूंगा इसके बारे में तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी आपको याद रखना है कि जो आपका हिजबुल्लाह है ये जो है लेबनान का एक आतंकी संगठन है और इसने इस पर अभी हाल ही में जर्मनी ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और छठा प्रश्न है कि गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार हैं ये कौन बनी हैं। तो देखिए गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार बनी है इनका नाम है शिखा शर्मा। देखिए आपको बता दूं जो आपकी शिखा शर्मा है ये पहले जो है जो आपका एक्सिस बैंक है उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये गूगल पे इंडिया की सलाहकार बन गई हैं। देखिए जो आपका गूगल पे है इसके बारे में सभी जानते होंगे, इससे पैसे वगैरह पे करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए जो है ये एक प्रमुख ऐप है, ठीक है।
और देखिए गूगल कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपकी गूगल कंपनी है इसके सीईओ हैं वर्तमान में सुंदर पिचाई। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई जी हैं। और देखिए गूगल की जो स्थापना है ये 4 सितंबर 1998 को की गई थी। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी है अल्फाबेटिंग। देखिए इससे पहले जो रेलवे के एग्जाम्स हुए थे अभी ग्रुप डी के 2018-19 में, ठीक है, तो उसमें ये बहुत पूछा गया था कि गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो इसका नाम है अल्फाबेट इंक। और देखिए गूगल का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि मई 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के ये पूर्व कप्तान आपके थे चुन्नी गोस्वामी। और देखिए चुन्नी गोस्वामी की कप्तानी में जो है भारत 1964 में जो आपका एशियाई कप हुआ था फुटबॉल वाला उसमें उप विजेता रहा था। और देखिए इसके अलावा जो है ये एक फुटबॉल क्लब जिसका नाम है मोहन बागान, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो है क्लब फुटबॉल में फुटबॉल मैच भी खेला था। और इसके अलावा ये एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। इनको 1971-72 सीजन में बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम का जो है कप्तान बनाया गया था इनको, ठीक है, तो इनके बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक जिनका नाम है हेमा भारली, ठीक है, तो इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो देखिए आपकी हेमा भारली जी हैं, इनका जन्म हुआ था असम राज्य में। और इनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, तो इस भूदान आंदोलन में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था और ये प्रमुख नेता बनकर उभरी थी। तो देखिए यहाँ पे आपका एक इतिहास का भी प्रश्न तैयार हो गया कि जो आपका भूदान आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। कब? 1951 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये चीज़ आज से आपको याद रखना है, विनोबा भावे ने शुरू किया था इसको। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया? तो देखिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA और दिल्ली पुलिस दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था, ठीक है। और देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी को बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया था कि कौन सी आयुर्वेदिक चीज़ें खाकर जो है आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक से जो कार्यक्रम है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के जो है द्वारा मिलकर किया गया था अभी हाल ही में दिल्ली में इसका आयोजन, ठीक है, नई दिल्ली में। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये जिला आपका गोरखपुर है। और गोरखपुर में जो है एक खास बात और है, देखिए गोरखपुर में जो है 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और नाथ संप्रदाय के वर्तमान में जो महंत है इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश का भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो बाबा मत्स्येंद्र नाथ ने जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कब? 10वीं शताब्दी में। तो गोरखपुर का इतिहास बहुत ही पुराना है और इससे भी पुरानी चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ टेराकोटा के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, ठीक है, तो वहाँ के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। और टेराकोटा क्या होता है? देखिए टेराकोटा की एक कलाकृति आपके सामने दिख रही है मिट्टी से। देखिए जो आपकी गोरखपुर है तो वहाँ पे एक रीजन आपका है गुलरिया थाना के आगे वाला क्षेत्र जो है गोरखपुर में, ठीक है, तो वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी चिकनी है और वहाँ से जो टेराकोटा के बर्तन बनाते हैं, मिट्टियाँ बनाई जाती हैं, काफ़ी स्मूथ होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। और उसकी एक कलाकृति आपको सामने दिख भी रही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के टेराकोटा को जो है भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसके अलावा जो है मणिपुर के काले चावल जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसको चाक हाव भी कहा जाता है, और तमिलनाडु के कोविलपट्टी की कदलाई मितई को जो है भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और देखिए यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका है कदलाई मितई का। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए तीनों के बारे में जान लेते हैं हम डिटेल में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर टेराकोटा के बारे में। देखिए जो आपका गोरखपुर का टेराकोटा है इसका इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। और जो आपका ये टेराकोटा की जो आपकी ये कलाकृतियाँ हैं ये बनाई जाती हैं दोमट मिट्टी से। और इस मिट्टी की खास बात ये होती है इससे जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं या फिर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ये पकने के बाद अपने आप ही जो है एकदम बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ठीक है। और देखिए सबसे खास बात, देखिए जो शिल्पकार होता है इन मूर्तियों को या फिर झूमर को, लैंप को, पंक्षियों की आकृतियों को या फिर
5 फीट का जो आपका हाथी वगैरह जो भी हो, ठीक है, तो इनको बनाने के लिए ये सांचे का या फिर चाक का इस्तेमाल नहीं करता है। अपने हाथों से जो है ये टेराकोटा की मूर्तियों को बनाते हैं। तो इसी को देखते हुए अभी हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा को जो है, मतलब टेराकोटा को जो है दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और जो आपका ब्लैक राइस या फिर काला चावल है, तो देखिए इस चावल का रंग जो है गहरा काला होता है और इसका वजन जो है ये अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में अधिक होता है, जैसा कि जो आपका ब्राउन राइस यानी कि भूरे रंग का चावल होता है, ठीक है। और देखिए इस चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग मुख्य रूप से एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है और ये जो है चावल मिठाई दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और जो आपका ये कोविल पट्टी कदलई मित्तई है, इसके बारे में जान लीजिए, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए कदलई मित्तई जो है ये तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। और जो आपकी ये मूंगफली कैंडी है, ये जो है मूंगफली और गुड़ से जो है तैयार की जाती है और इसमें विशेष रूप से जो है थामीबरानी नदी के पानी का जो उपयोग किया जाता है। तो ये खास बात है इन दोनों के बारे में, याद रखिएगा एक लाइन में। उत्तर प्रदेश की टेराकोटा को, और जो आपका मणिपुर है तो मणिपुर के काले चावल को, और तमिलनाडु के जो है कोविल पट्टी की कदलाई मितई को जो है अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि किस संस्था ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन है, इसने जो है जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोरोना वायरस की जंग में लगे हुए हैं, उनके लिए जो है वी विल विन अभियान शुरू किया है। और देखिए फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कर्मियों और पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। और देखिए इस वीडियो में सबसे खास बात है कि भारत के जो पूर्व फुटबॉल कप्तान हैं बाईचुंग भूटिया, ठीक है, तो इनको भी शामिल किया गया है, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से जो है एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। और फीफा के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका फीफा है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो और फीफा को स्थापित किया गया था 21 मई 1904 को। और ये जो है इसका जो मुख्यालय है ये आपका जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए, किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है, इसका आंसर बताइए। और देखिए जो आपकी ये आयुष्मान भारत योजना है इसके बारे में A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में अब तक पूछी गई है, मैंने आपको परसों के वीडियो में बताता हूँ, तो परसों का वीडियो देखे वो सारी डाटा आप नोट कर लीजिएगा। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल जैज डे जो है ये किस तिथि को मनाया था, आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है, इसका उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। और इन्होंने किसका स्थान लिया इस पद पर, यह भी बताइएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड, इसका नाम प्रकृति है, इसको विकसित किया, इसका उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो को लिंक तुरंत कॉपी कीजिए और इसको जो है सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए। और जो मैंने मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।